गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य आरोह है पाठ 5 जो आपका हिंदी अनिवार्य का है, मैं उसको समझा रही हूँ बच्चों। इसमें एक कहानी है गलता लोहा। गलता लोहा कहानी है, इसके लेखक हैं शेखर जोशी, जो इसके यहाँ पे लेखक हैं, ये इनके लेखक माने गए हैं। कहानी के जो पात्र हैं वो सबसे पहला है मोहन, मेधावी और विचारशील युवक है, जाति से वो ब्राह्मण है। धनराम मित्र है, किसका? मोहन का मित्र है। बंसीधर इसके पिता हैं, मोहन के पिता हैं। मास्टर साहब है, त्रिलोक सिंह है। यहाँ पर जो इसका गलता लोहा शीर्षक दे रखा है, वो शीर्षक इसके व्यक्तित्व, मोहन के व्यक्तित्व के आधार पर ही इसका शीर्षक दे रखा है। वो जातिगत झूठे अभिमान के गल जाने से कि जो ब्राह्मण है, मोहन क्या है, ब्राह्मण जाति का है और उसकी जाति के अनुसार उसके पिता चाहते हैं कि मोहन एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बने और वो मेरी तरह ब्राह्मण का कार्य ना करें और वो जजमान का कार्य ना करें और वो एक पढ़ लिख करके एक अच्छा व्यक्ति बने, उसको एक सरकारी नौकरी मिले जिसकी वजह से वो अपने कार्यों को पूर्ण रूप से कर सके, अच्छे पद पर वो नौकरी करे। क्योंकि जो मोहन है वो मेधावी छात्र है, पढ़ने में होशियार है, इसलिए उसको सब चीज़ें अच्छी तरीके से आती है, वो समझदार है। इसलिए उसके पिता ये चाहते हैं कि ब्राह्मण जाति का है, उच्च वर्ण कुल का है, इसीलिए वो आगे बढ़े और आगे अपने व्यक्तित्व को निखारे। इसीलिए यहाँ पर जो उनका शीर्षक दे रखा है गलता लोहा। गलता लोहा में है कि जातिगत झूठे अभिमान के गल जाने से तथा गलते लोहे, तो जैसे जाति ब्राह्मण बताई है तो उसी प्रकार से यहाँ पे गलते लोहा कि जिस प्रकार से लोहे को अग्नि में तपा करके उसको आकार दिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मोहन पूर्ण रूप से एक अग्नि में जला है और उस अग्नि में जलने के उपरांत में उसने अपनी जाति बंधन व्यक्तिगत विचारधाराओं को अलग करके जिस काम में उसको रुचि थी या जिस काम को उसको करना नहीं था, उस कार्य को उसने करने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से गलते लोहे के समान नया व्यक्तित्व निर्मित होना गलता लोहा होता है। तो यहाँ पर बच्चों में एक कहानी के माध्यम से आपको ये पाठ समझा रही हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको पात्र बता दिए हैं, तो मैं उन पात्रों के आधार पर आपको बता रही हूँ कि बंसीधर नाम के एक व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, पंडिताई का काम करते हैं और वो पंडित हैं, इसलिए ही वो जगह जगह यजमानों के घर जाते हैं और वहाँ पर अपना अपना कार्य करते हैं। कभी कहाँ पाठ करते हैं, कहीं रुद्री पाठ करते हैं, कहीं शिव चालीसा करते हैं, कहीं शिव का अभिषेक करते हैं। ऐसे करते करते उनकी दिनचर्या निकल रही है। मोहन जो उनका मेधावी छात्र है, वो चाहते हैं कि मोहन पढ़ लिख जाए और इसीलिए वो उसको खूब अच्छा पढ़ाना चाहते हैं। मोहन के साथ में उसका एक दोस्त है, उसका नाम है धनराम। धनराम भी पढ़ाई में साथ ही हैं और वो धनराम और उसका जो मोहन का एक ही क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए उनकी दोस्ती भी है। एक ही क्लास में पढ़ने की वजह से उनमें दोस्ती है। लेकिन जो धनराम है वो लोहार जाति का व्यक्ति है, तो इसीलिए वहाँ पर एक इनके तीसरे हैं जो व्यक्ति हैं, वो हैं मास्टर त्रिलोक सिंह हैं। त्रिलोक सिंह जैसे स्कूल का समय होता है तो यहाँ मोहन मेधावी छात्र है, इसीलिए मोहन को सारे स्कूल की जिम्मेदारी त्रिलोक सिंह मास्टर जी ने समझा रखी है और वो लेट धीरे आए या जल्दी आए या प्रार्थना सभा की जितनी भी जिम्मेदारी है, स्कूल की जितनी भी जिम्मेदारी है, वो मोहन को उन्होंने बता रखी है और मोहन को ही उन्होंने क्लास का मॉनिटर भी बना रखा है। एक दिन मोहन क्लास में आता है और तभी मास्टर जी आ जाते हैं, लेकिन मोहन को न देख करके वो उनसे पूछते हैं कि आज प्रार्थना सभा हो गई। बच्चे कुछ नहीं कहते हैं, तो बच्चों का अर्थ समझ जाते हैं कि आज प्रार्थना सभा नहीं हुई है। इसलिए फिर वो कहते हैं कि मोहन कहाँ आया, मोहन नहीं आया, लेकिन बच्चों ने इशारा करके कहा कि मोहन आ गया है और मोहन को भी उन्होंने बोला कि आज प्रार्थना सभा नहीं कराई है, लेकिन मोहन भी निरुत्तर था। मोहन को निरुत्तर सुन करके उन्होंने सोच लिया कि आज प्रार्थना सभा नहीं हुई है। इधर क्लास के अंदर मेधावी छात्र होने की वजह से सारे कार्य मोहन किया करता था। मोहन को वो अच्छा व्यक्ति भी समझते थे और इसलिए वो चाहते थे कि मोहन आगे तरक्की करे, आगे बढ़े। धीरे धीरे उनका स्कूल के अंदर समय गुजरने लगा। धनराम पढ़ने में होशियार नहीं था, जाति से लुहार था, इसीलिए उसको मास्टर जी 13 का पढ़ा याद करवाते हैं, लेकिन वो 13 के पढ़े में हर बार
अटक जाता है, हर बार रुक जाता है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए उसको याद नहीं हो पा रहा था। तब वो उसको कहते हैं कि तू कभी इस 13 के पहाड़ों को याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरे अंदर तो लोहा भरा हुआ है, क्योंकि वो जाति से लोहा था इसलिए। तो जा मेरी हंसियाँ यानी कि दौलतियाँ जो होती है, तू तो उन्हीं के अंदर धार करेगा। ये कह करके उसको वहाँ से टाल देते हैं। लेकिन फिर भी उसको कहते हैं कि जब तक तू इस 13 के पहाड़े को याद नहीं करेगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब मास्टर जी का एक नियम था कि जो व्यक्ति गलत करता है उसकी सज़ा के लिए उसको ही निर्धारित करना पड़ता है कि वो किससे सज़ा प्राप्त करेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई तेरे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए तू जा कर के लकड़ी तोड़ के ला, यानी गीली लकड़ी को, छड़ी को तोड़ करके ले गया। धनराम चला गया, छड़ी लेकर के आया अपने लिए, क्योंकि उसको उसी से पीटना था। और मास्टर जी उसके हाथों पर 2-3 तबाक रख देते हैं। जैसे वो उसके पड़ती है और वो डर भी जाता है, लेकिन फिर उसको कहता है कि जब तक तू 13 का पहाड़ा याद करता है तब तक मैं तुझे यहीं स्कूल से घर नहीं जाने दूंगा। और वो धनराम बार बार अटक जाता है, लेकिन वो उसको कहते हैं कि भाई मोहन को देख, कितना अच्छा लड़का है, होशियार है और ये अपनी पढ़ाई में भी अव्वल रहता है, तो तू इसके साथ रह करके भी इससे कुछ नहीं सीख पाता। लेकिन धनराम और सोचता है कि जो मोहन है वो अच्छा लड़का है, मेधावी छात्र है, इसीलिए वो सोच भी लेता है कि भी मेरा और मोहन का कहीं बराबरी का रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो जाति से स्वर्णकार है अर्थात ब्राह्मण है और मैं जाति से लोहार, तो मैं नीच कुल का हूँ, इसीलिए मुझे तो नीच कार्य करना ही है। और वो चाहता था कि वो पढ़ लिख करके कुछ अच्छा इंसान बन जाए, आगे तरक्की कर ले। दोनों का समय स्कूल के अंदर पूरा हुआ, परीक्षा पास कर ली, दोनों ने परीक्षा पास कर ली। तो अब जो बंसीधर जी हैं उनको चिंता हुई अपने बच्चे की कि मैं अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में भेजना चाहता हूँ, क्योंकि जो स्कूल वो 5वीं तक थी तो वहाँ तक तो उन्होंने पढ़ाई कर ली, तो अब वो दूसरे स्कूल में उसको पढ़ाना चाहते थे बंसीधर जी। लेकिन वहाँ स्कूल नहीं था, उनके गांव में स्कूल नहीं था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो मैं दूसरे गांव के जो पास में है वहाँ पर मैं अपने बच्चों को भर्ती करवा देता हूँ। और जैसे तैसे करके उन्होंने उसका दाखिला भी वहाँ पर करवा दिया। लेकिन दाखिला तो करवा दिया, लेकिन जब बच्चे वहाँ से आते थे तो रास्ते में एक नदी गुजरती थी, उस नदी को पार करके आना होता था। तो बच्चा वहाँ पे जाने लगा, रोज़ आता। अब मौसम बदलता है, बरसात का मौसम भी आता है, तो कुछ लोग हैं जो वहाँ के आने जाने वाले जो लोग हैं वो तो समझते हैं कि भाई जैसे जैसे परिवर्तन आएगा, मौसम बदलेगा, बरसात ऋतु आएगी, तो बरसात आएगी तो पानी की जो नदी के अंदर आवक होती है उसको वो समझते थे कि कब पानी कम होता है और कब पानी ऊपर चढ़ता है, यानी कि चढ़ाव उतार के बारे में वो सब समझते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि बच्चा दाखिल करवा दिया बंसीधर ने। वो बच्चा रोज़ घर पे आता, रोज़ स्कूल जाता, वो इस कारण से थक जाता था और पानी में होकर के उसको आना पड़ता था, तो वो रोज़ उसकी दिनचर्या। एक समय ऐसा आया कि नदी के बहाव के अंदर पानी की मात्रा बढ़ने लगी। जितने भी घसियारे थे, घास ले जाने वाले जो लोग थे, वो दौड़ से जा रहे थे, तो वो समझ गए कि नदी का पानी बढ़ने वाला है, इसलिए वो तो फटाफट समझदार थे, इसलिए वहाँ से निकल गए। लेकिन जो मोहन था वो समझता नहीं था, इसीलिए वो डूबता पानी के अंदर डूबता बचा। तब बंसीधर ने सोच कि भाई मेरा बच्चा है, अगर वो बह जाता तो आज उसकी मृत्यु हो जाती, इसीलिए मैं इसको शहर में डाल दूंगा। अगर वो बच्चा शहर में पढ़ लेगा तो अच्छा व्यक्ति भी बन जाएगा। अब बंसीधर की ये चिंता थी और इसी चिंता के कारण वो आगे दुखी भी हो रहे थे। जैसे जैसे वो दुखी हो रहे थे वैसे वैसे एक उनके रहने वाला एक व्यक्ति था जो वो हमेशा बाहर रहा करता था, उनके ही वहाँ पर आस पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति था और वो हमेशा बाहर रहता था। जैसे वो, उसका नाम था रमेश। तो जैसे ही वो वहाँ पर आया, रमेश घर पर आया और घर पर बंसीधर जी ने उसके सामने अपनी बात रखी और अपनी बात ये रखी कि भाई मेरा बच्चा है, मैं उसको बाहर पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन बाहर कैसे भेजूँ उसको, कोई उसको समझने वाला नहीं है, कोई जान पहचान वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति जब हमारे सामने होगी तो हम क्या करेंगे, यही सोच करके उसके सामने रख देते हैं। लेकिन जो रमेश है वो तो सोचता है कि भाई अपनी बात को मैं रख दूं। अपनी बात को जैसे ही वो रखेगा तो उन्होंने सोच लिया कि भाई मैं अपनी बात को इनके सामने रख देता हूँ तो हो सकता है ये अच्छा अपने आप को अच्छा बनाने के लिए उसने सोच लिया। लेकिन उस बंसीधर कहते हैं मेरी हैसियत ही इतनी है, मेरी हैसियत के अनुसार मैं उसको पढ़ा सकता हूँ। तो यही सोच करके उन्होंने उनके सामने ये बात रखी। लेकिन जो रमेश थे, रमेश ने को कहा उन्होंने भाई अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ में अपने बच्चे को भेज दूं और वो 8वीं तक की कक्षा तो इसने यहाँ पढ़ ली है और आगे की कक्षा मैं तुम्हारे साथ में लखनऊ भेज करके पूरी कर लेगा।
तो रमेश ने कहा भाई ठीक है, इसको मैं ले जाऊंगा अपने साथ। और रमेश के साथ में बंशीधर ने मोहन को भेज दिया। जैसे ही वहाँ पे बंशीधर ने मोहन को भेजा, मोहन तो शहर चला गया, लखनऊ चला गया। लेकिन लखनऊ में जाने के उपरांत में क्या होता है, उसकी जो कहानी है वो पूर्ण रूप से बदल जाती है। एक किस प्रकार मेधावी छात्र, अच्छा पढ़ने में होशियार और सब कार्यों को करने में, पढ़ाई में अव्वल, ऐसे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का कैसे घिनौना खेल उसके साथ में होता है, घिनौनी हरकतों की वजह से वो परेशान होता है, ये ही इस पार्ट के अंदर बताया गया। ये जो रमेश है वो उनके यहाँ पर उसको रखते थे। अब वो क्या होता है, रमेश के यहाँ पर जैसे ही उड़ान, रमेश तो चले जाते थे और रमेश ने उसको स्कूल में, विद्यालय में भर्ती भी नहीं कराया। और जब उसको भर्ती नहीं कराया तो वो क्या होता है कि उनकी जो घर में जितने भी लोग होते, जितनी भी महिलाएं होती, जो चाची है, भाभी है, ये उनको कभी काम बताती रहती कि जा मोहन बाजार से ये लेके आ जा मोहन बाजार से ये लेके आ जा मोहन ये कार्य कर ले, जा मोहन ये कर ले। तो वो जो बच्चा था, मेधावी छात्र था, वो विद्यार्थी न रह करके क्या हो गया, एक नौकर बन करके रह गया। जब वो एक नौकर बन करके रह गया तो उसने अपनी दिनचर्या के बारे में समझ लिया कि मुझे यहाँ आकर के सिर्फ नौकर ही तो होना था, तो वो मेरे को तो यहाँ नौकर ही बना करके रख दिया है। और वो कभी कभार जैसे रमेश से कहता कि भाई मेरा दाखिला करा दो, मेरे को आगे पढ़ना है, तो वो कहते हैं कि पढ़ लिख के कर क्या लेगा। उसको ये कहते हैं कि तू पढ़ लिख करके कर क्या लेगा, काम तो तुझे एक ही करना है, तेरे पिता का काम करना है, काम यही करना है और तू यहाँ रहे। लेकिन अब वो क्या है कि उनका घर का काम करते करते जितने भी आस पड़ोस के लोग थे वो उसके मोहन के आगे अपना कार्य करवाने लगे और मोहन दिन पे दिन उनका कार्य करता रहता। अब वो मोहन कार्य करता रहता, इस वजह से सुबह से शाम तक वो भाग दौड़ में रहता। वो वहाँ पर एक नौकर की तरह पूरे मोहल्ले में और उनके घर में नौकर की तरह वो कार्य करने लगा। अब वो क्या कर, सुबह से शाम तक दौड़ते वो भागता रहता और वो थक जाता और थक करके चकनाचूर हो जाता। फिर भी उसके मन में ये थी कि उसकी इच्छा थी कि मैं आगे पढ़ लूँ। तब वो रमेश से बार बार आग्रह करता है कि है ना, मुझे पढ़ना है। तो एक ITI जो होता है, ITI, उसके अंदर उन्होंने उसको भर्ती तो करा दिया। वहाँ पर क्या है कि मशीनरी कार्य करने थे, उसके अंदर मशीनरी कार्य करने थे, तो इसीलिए वहाँ मशीनरी कार्य करने की वजह से उसको उसमें भर्ती करा दिया। उन्होंने सोच लिया कि भाई ये यहाँ काम भी कर लिया करेगा और उसके अंदर भी कार्य करता रहेगा, स्कूल के काम काज से व्यस्त होकर के वो वहाँ पर कार्य करते रहेगा। अब उनका समय बीतता गया। उधर वो जैसे ही गर्मी की छुट्टी पड़ती, बंशीधर अपनी पुत्री के बारे में पूछते तो वो ये कहते थे कि भाई अभी उसकी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, इसलिए वो अभी नहीं आ सकता। ये उनका बहाना बना देता। अब ऐसे करते करते उसको 2-3 साल बीतने लगे। इधर वो क्या करता कि वो फैक्ट्री के अंदर जब जाने लगा तो उस मशीनरी मतलब ITI जो उसने कर रखी थी उसके अंदर मशीनरी काम उसने सीखा, तो वो फैक्ट्री के हिसाब से उसको सब सीखना पड़ा और उसी के अंदर वो जाता, वहाँ पे नौकरी करता और पढ़ता साथ में, और साथ में ही वो घर का काम भी करता। ऐसे ऐसे उसका दिनचर्या निकलती गई। एक दिन क्या है कि वो अपने गांव छुट्टियां थी इसलिए वो अपने गांव में आ गया। तो जो धनराम है उससे मिलने के लिए वो पहुंचा। उसके पास में कुछ दरातियाँ थी, वो ले जाने के लिए गया, भाई मैं उससे मिल भी लूँगा। उधर जो है कि धनराम एक हंसिया, जिसको अपन दराती कहते हैं, उसको गोल आकार दे रहा था, लेकिन उससे वो गोल आकार बन नहीं रहा था। उधर मोहन उसको बराबर देखता रहा और वो पीपे पे बैठा हुआ था मोहन। तब धनराम ने सोचा कि भाई आज ये मेरे पास आया है, मेरा दोस्त है, तो हो सकता है इसकी छुट्टियां लगी इसलिए ये मेरे पास आया है। ये सोच करके वो उसके पास बैठ जाता है। वो जो धनराम है उसको लोहे को जो कूट करके आकार दे रहा था, वो आकार उससे बन नहीं रहा था। मोहन ये उसको बार बार देख रहा था। मोहन के देखते देखते वो आकार जब उसके नहीं बन रहा था तो मोहन ने क्या किया, उसके हाथ से हथौड़ा लिया, पास में पड़ा और उस हथौड़े के माध्यम से उसने क्या है, उसको कूटना शुरू किया और पीट कर उस लोहे को गर्म कर करके उसको गोल आकार दे दिया। धनराम मोहन की इस क्रिया को पूर्ण रूप से देख रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि एक मेधावी छात्र, एक पढ़ने में होशियार, जो एक जाति वर्ण से ब्राह्मण है, वो इस कार्य को कैसे कर सकता है। और उसकी समझ में, वो सिर्फ मन ही मन कर रहा था लेकिन उसने पूछा नहीं, और उसके समझ में आ गया कि एक ब्राह्मण उच्च कुल का जो व्यक्ति है वो इस अपने व्यवसाय को छोड़ करके मेरे इस व्यवसाय को करने के लिए तैयार हो रहा है। ये उसकी पूर्ण रूप से समझ में आ गया और उसने ये समझ लिया कि कार्य से कोई व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता है। कार्य से व्यक्ति कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सिर्फ हम उसको किसके आधार पर छोटा बड़ा मानते हैं,
जाति के आधार पर छोटा बड़ा मानते हैं। तो बच्चों, जो ये कहानी मैंने आपको सुनाई, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इस कहानी के अंदर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि कहानी में मोहन को एक ऐसा युवक बतलाया है जो मेधावी और विचारशील है। वह उच्च कुलीन ब्राह्मण है तथा निर्धन है। वह कुल परंपरा से प्राप्त धंधा अर्थात पुरोहिताई नहीं करता, क्योंकि वो अपने पिता को कारोबार को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, ना ही उसके पिता चाहते थे कि उस कारोबार को वो आगे करें। वह जातीय अभिमान एवं सामाजिक निषेधों को त्याग कर लोहार को की ऑफर पर कर बैठा था कि वो जातीय अभिमान एवं सामाजिक निषेधों को, समाज को नहीं मानता था, ना जाति को मानता था, सबको त्याग दिया उसने, और वो लोहार के ऑफर पर बैठ जाता है, यानी कि वो लोहारी का कार्य करना लग जाता है और गर्म लोहे की छड़ को गोलाई में मोड़कर उसमें अपनी दक्षता दिखाता है, यानी कि उसको पूर्ण रूप से आकार दे देता है। उसमें परिश्रम करने की लगन है, उसके अंदर, मोहन के अंदर क्या है, परिश्रम करने की लगन है, परंतु छोटा काम करने की हीन भावना नहीं है। लेकिन उसने ये भी समझ रखा है कि काम छोटा है या बड़ा है, तो इस विचार से भी वो नहीं रहता है, उसके अंदर कोई हीन भावना उत्पन्न नहीं होती है। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य यही व्यंजित करता है कि जाति अभिमान की चिंता न करें। व्यक्ति को जाति अभिमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, छोटे काम करने में हीन भावना भी नहीं रखनी चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर ऐसे विचार नहीं आएंगे तो वो किसी भी कार्यों को करने में पूर्ण रूप से कर लेगा। और कहानी के अंत में मोहन लोहे को सुंदर गोल आकार दे देता है और उसे कुशलता से उस चित्र को आंकता है। तो इस प्रकार जातिगत झूठे अभिमान के गल जाने से तथा गलते लोहे के नए व्यक्तित्व निर्मित होने से कहानी का नाम गलता लोहा पड़ा है, और ये इसकी जो शीर्षक है वो पूर्णतया सही है। तो धन्यवाद बच्चों, आज आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा जिसको मैंने कहानी के तौर पे बताया है। इसके बाद मैं आपको इसकी जो दोबारा ये पाठ बताऊंगी वो मैं पाठ के आधार पर बता दूंगी। धन्यवाद।